मंडळींनो, 30 नोव्हेंबर हा राष्ट्रबंधू राजूभाई दीक्षित यांचा पुण्यस्मरण दिवस. राजूभाईंबद्दल बोलायचं झालं तर एक आदरणीय आणि आदर्श असं व्यक्तिमत्व, अतिशय साधं सरळपणा, स्पष्ट वक्तेपणा आणि विलक्षण विनम्रता. आयुर्वेदाचे गाढ अभ्यासक, पण त्यांनी स्वतःच्या नावासमोर कधी डॉक्टर किंवा वैद्य अशा उपाध्या लावल्या नाही. प्रत्येक वेळी बोलताना आयुर्वेदाचे वाग्भट यांच्या नावाचा उल्लेख करूनच ते बोलत असत. अगदी सरळ साध्या शब्दात घरगुती उपचार औषधांबद्दल सांगून स्वदेशी प्रचाराचे व्रत त्यांनी शेवटपर्यंत टिकवले. आदरणीय राजूभाईंच्या सहवासातच लहानपणापासून राहिलेले वर्धेचे कलाकार प्राध्यापक श्री मदन दुबे यांनी राजूभाईंच्या स्वदेशी प्रचाराचे व्रत घेऊन भारतभर स्वदेशी प्रचाराचं कार्य ते करीत आहेत. स्वास्थ्य सद्भावना मिशन आणि स्वदेशी सेनेचे ते राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. ते उत्तम गायक आहेत, उत्तम संगीतकार आहेत. संगीतमय स्वास्थ्य कथेच्या माध्यमातून स्वदेशीचा प्रचार करण्याचे कार्य ते करीत आहेत. सेवाग्रामला 29 आणि 30 नोव्हेंबरला होणाऱ्या राजूभाईंच्या स्मृती दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमासाठी ते वर्धेत आलेले आहेत आणि हेच औचित्य साधून आपण आजचा कार्यक्रम हा घेतला आहे. तेव्हा संगीतमय स्वास्थ्य कथेचे प्रस्तुत करता गायक कलाकार प्राध्यापक मदन दुबे यांचे स्वागत करण्यासाठी मी माननीय महावीर पाटणे सरांना आणि आशाताईंना विनंती करते. आजचे आपले कलाकार प्राध्यापक मदन दुबे सर आणि ही मदनची कन्या आहे, माझी नात आहे गायना. मान्यवर अतिथी माननीय महावीर पाटणे सरांच्या हस्ते प्राध्यापक श्री मदन दुबे यांना सन्मानित केले. आशाताई वृक्षारोपण स्मृतिचिन्ह आशाताई. आशाताई वृक्ष मुंबईला घेऊन चालला. खूप खूप धन्यवाद. विशेष सांगायचं असं की संगीतमय स्वास्थ्य कथेतील आरोग्य विषयक दोहे जे आपण ऐकतो ये संपूर्ण देश के लोग जो है आज ये कार्यक्रम सुन रहे हैं फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव के माध्यम से, इसलिए हिंदी में ही आप सबसे बात करूंगा. वैसे बहुत अच्छी मराठी बोलता हूँ क्योंकि विदर्भ की मराठी बोलता हूँ, मले तुले वाली. और मुंबई में जब एक दुबे सरने वाला व्यक्ति कोई मराठी बोल रहा है तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि दुबे है या डूबे है. तो ये महाराष्ट्र की खासियत है कि और इस मिट्टी का ऋण भी हमारे ऊपर है महाराष्ट्र की मिट्टी का, कि आज हमने यहाँ पर जन्म लिया. और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आनंद इकट्ठा का और सभी आयोजकों का कि आज राजीव जी के इस स्मृति दिवस पर और बाबूजी की स्मृति में ये कार्यक्रम संगीत में स्वास्थ्य कथा का यहाँ पर हो रहा है. एक स्वदेशी संकल्प यात्रा जो है वो हमने शुरू की है पूरे देश में 30 जनवरी 2020 से, मगर बीच में कोरोना काल जब आया तो उस वक्त हम लोग
हमारी ये यात्रा रुक गई थी और अब फिर से जो है वो यात्रा शुरू हुई है। संगीत का मेरा अपना एक स्वभाव रहा है और मैं संगीत के ही फील्ड से निकला हूँ, इसलिए संगीत को लेकर मैं स्वदेशी के इस आंदोलन को आगे ले जाता हूँ। और एक कलाकार की जिम्मेदारी भी है कि वो एक अच्छा राष्ट्र बनाने में और अच्छा सुदृढ़ और संस्कार में लोगों को कुछ दे सके, वो एक जिम्मेदारी कलाकार की भी है। इसलिए मैं जब से इस आंदोलन में राजीव दीक्षित जी के साथ लगा, बहुत कम समय ऐसा हुआ जब मैंने कोई फिल्मी गीत गाया हो, मैंने वो बंद कर दिए गाना। मैं सिर्फ लोगों को अच्छे लगे ऐसे ही कुछ गीत गाता हूँ जिससे लोगों को कुछ तो प्रेरणा मिले। या तो मैं क्रांति गीत गाऊंगा या भजन गाऊंगा या ऐसे शब्द वाले गीत गाऊंगा जिससे लोगों का नुकसान ना हो, उनके विचारों का नुकसान ना हो, संस्कारों का नुकसान ना हो। तो राजीव दीक्षित जी की पुण्यतिथि है और उसी दिन उनका जन्मदिन भी है। 30 नवंबर को 2010 को उनका देहांत हुआ और 30 नवंबर को ही उनका जन्मदिन भी होता है। तो यहीं पर 23 एकड़ के ऊपर उनका एक बहुत बड़ा शोध केंद्र है जिसको हमने स्वदेशी ग्राम नाम दिया है। एक तरफ महात्मा गांधी का आश्रम है, एक तरफ विनोबा जी का आश्रम है और बीच में जो नहर है, रेलवे की पटरी है पीछे से, हॉस्पिटल के पीछे से अगर आप जाएंगे तो पौधार की तरफ, तो वहां पर उनका एक आश्रम बन रहा है। वहां पर राजूभाई की समाधि बनाई है और 30 नवंबर को आने वाले 3 दिन बाद वहां पर एक स्वदेशी स्तंभ का स्थापना हम लोग कर रहे हैं। और ये बड़े ही गर्व की बात है कि आज हमारे साथ में राजूभाई के माता पिता यहाँ पर उपस्थित हैं। आज उनकी उम्र 88 वर्ष है और वो चल नहीं पाते हैं। बहुत कम समय होता है कि वो किसी कार्यक्रम में जाते हैं, मगर आज वो यहाँ पर उपस्थित है। मेरे लिए और हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि उनके इतने बड़े बेटे को उन्होंने जन्म दिया और वो देश के लिए शहीद हुए, बलिदान उनका हुआ। उन्होंने जो भी काम किया वो हमारे लिए पीढ़ी दर पीढ़ी लोग याद करते रहेंगे। 2003 में हमने जो है इस आंदोलन में, मैं तो 1992 से राजूभाई के साथ जुड़ा था जब मैं 12 साल का था। रत्तीबाई में पढ़ता था महात्मा गांधी की उसी स्कूल में, और ऐसे ही एक बच्चों के लिए कुछ कार्यक्रम था तो मैं भी उस कार्यक्रम में उपस्थित रहा। और सेवाग्राम में स्कूल के बाद जाना होता था तो राजूभाई धर्मपाल जी के पास आते थे। एक प्रोफेसर धर्मपाल बहुत बड़े इतिहासकार हुए इस देश में, जिन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, द ब्यूटीफुल ट्री, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी। और एक अंग्रेजों का जो इतिहास, अंग्रेजों के जो बड़े बड़े वायसराय और प्रधानमंत्री लेवल के इंटेलेक्चुअल लेवल के लोग जो इस देश में आए थे, उनका इतिहास यूरोप से निकालने का काम जो है वो धर्मपाल जी ने किया था। तो राजीव दीक्षित वहां पर आया करते थे और मेरी मुलाकात वहीं पर हुई। तब मैं 12 साल का था और उसी वक्त हमारे देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री सुशीला नायर जी वो भी जीवित थी। तो वो भी भजन के लिए मुझे कभी कभी बुलाती थी और कृष्ण भजन में उनको सुनाता था। तो ऐसे में राजीव जी से मुलाकात मेरी हुई थी और तब से मैं हाफ पैंट पहनकर खादी के हम लोग स्कूल में जाते थे और आज भी मैं उसी खादी को पहनता हूँ। मुंबई में रहकर भी मैंने खादी को छोड़ा नहीं है, वर्धा से ही खादी लेकर जाता हूँ। तो 2003 से हम लोगों ने स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादा काम करना शुरू किया था और सरकार से बहुत सारे पत्राचार किए थे। और इसी दौरान सारे पैथियों के बड़े बड़े डॉक्टरों से मिलना हुआ, बड़े बड़े वैद्यों से मिलना हुआ और हमने उनको कुछ डेटा बताया था कि इतने लोग बीमार हैं तो इनको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो आयुर्वेद में कुछ ऐसी चीज मिली, अष्टांग संग्रहम और अष्टांग निधन के कुछ सूत्र हैं वाग्भट जी के लिखे हुए। उन सूत्रों को अगर हम पालन करेंगे, 7000 सूत्र हैं, उसकी हमारी संस्था ने लेबोरेटरी टेस्ट की, अप्लाई किए अपने ऊपर। राजूभाई अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर वो अप्लाई करवाते थे, उसमें मैं भी शामिल था। तो इस रिसर्च में मैं भी उनके साथ में लगा रहा। कभी हम उनके माध्यम से इतिहासकार बन गए, कभी हम भूगोल शास्त्री बन गए, कभी हम सामाजिक कार्यकर्ता और कभी कभी हम राजनीति में भी अपना सहभाग देने लगे ठीक करने के लिए, सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए सहभाग देते रहे। और पता नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमको डॉक्टर भी बनना पड़ेगा, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए।
तो 2003 से मैं उनके साथ में घूमता रहा और ये स्वास्थ्य के आज के जो सूत्र हैं वो 7000 सूत्र सुनाने के लिए तो एक हफ्ता जाएगा, मगर उसमें से कुछ वीवीआईपी सूत्र है कि सुबह से लेकर रात तक के क्या दिनचर्या हमारी होनी चाहिए और सर से लेकर पांव तक के हमारे शरीर में किस तरह के रोग हैं हमको ग्रसित करते हैं और उनको ठीक करने के लिए हमारे शरीर घर में कौन सी दवाइयां हैं, जिसको मराठी में हम आजीचा बटवा बोलत होतो. तर त्या आजीचा बटवा जो आहे तो आपल्याकडे आहे. उस वक्त हम जब तक हमारे देश में पर्शियंस नहीं आए तब तक हम इन सारे औषधियों को घर के औषधि ही कहते थे, मगर जब पर्शियन हमारे देश में आए तो उन्होंने इसको मसाला शब्द बोल दिया. मसाला शब्द तब से आए, मसाला शब्द हमारे देश का शब्द नहीं है. तो ये जो दवाइयां हैं, जो औषधियां हैं, ये हमारे घर में कौन सी है, सर से लेकर पांव तक की बीमारियों की, वो मैं आपको सुनाऊंगा. संस्कृत जो है वो हमारे देश की खत्म होते जा रही है. हमारी जो देव भाषा थी, हमारी भाषा थी, वो खत्म होते जा रही है और उसको समझने वाले भी लोग बहुत कम हैं. इसलिए हमने क्या किया है कि कभी तो दिमाग में आया एक दिन कि हम लिखते भी हैं, गाते भी हैं, संगीत भी देते हैं, बजाते भी हैं इंस्ट्रूमेंट. कभी अगर कबीर जी इस दुनिया में होते आज के समय में, या रहीम जी अगर होते, तो उस वक्त उन्होंने लोगों की मानसिकता ठीक करने के लिए दोहे लिखे थे कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो टचकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए. तो ऐसे दोहे अगर आज वो जीवित होते तो 80% 85% लोगों को बीमार अगर देखते तो शायद बीमारियों के ही दोहे लिखते. तो ऐसे मैंने 7000 सूत्रों को दोहे स्वरूप में लिख दिया है. रोज ठाड़ा से लेकर चर्चगेट मुंबई यूनिवर्सिटी ट्रैवल करता था, तो ट्रेन में बैठे बैठे क्या करें, तो मोबाइल में बैठ बैठ कर उन दोहे को लिखा जाता था. ऐसे दोहे 80 दोहे की मैंने एक सीडी भी बनाई थी. अभी सीडी प्लेयर का भी जमाना चला गया तो सीडी भी आउटडेटेड हो गई. तो ऐसे कुछ दोहे मैं आपको सुनाऊंगा सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या, और कुछ बीमारियों की दवाइयों के दोहे भी मैं आपको सुनाऊंगा. और मैं आपको बताऊं कि बाबूजी से मेरी हमेशा मुलाकात होती रहती थी. जब भी मैं यहाँ पर था 2004 के पहले मैं रोज यहाँ पर योगासन करने आता था. उसके बाद भी राजू भाई के वक्त में भी कई कार्यक्रम में मुलाकात होती थी. मुख्य अतिथि के रूप में बाबूजी ही हमारे यहाँ हुआ करते थे संस्था में. और 2011 में, 2012 में, 2013 में हमारे संस्था के कार्यक्रम में राजू भाई के स्वदेशी ग्राम को स्थापित करने के लिए भी बाबूजी उपस्थित रहे और उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा. आयुर्वेद की दोहे की सीढ़ी मैंने जब बनाई तो मैं उसको लेकर वर्धा आया. मैंने कहा इसका अगर कोई उद्घाटन कर सकता है तो वो हकदार सिर्फ बाबूजी है. और मूलचंद जी जैन बाबूजी के घर पे मैं गया, मुझे पता चला कि वो बीमार हैं. मैंने वहीं पर उनके हाथों से जो उसका उद्घाटन किया, और पहली सीढ़ी आयुर्वेद की अगर भारत में कोई बनी होगी तो बाबूजी के हाथ से ही बनी. इस गीत से शुरुआत करता हूं. ये मिट्टी वाला गीत है क्योंकि सब लोगों को मिट्टी में ही मिल जाता है. जिस घर में मिट्टी मुल्तानी, जिस घर में मटके का पानी. मुल्तानी मिट्टी जो थी वो लगाते थे हम, तो हमको फेयर एंड लवली जैसी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती थी, उसी से स्नान हम लोग करते थे. और मटके का पानी तो हम भूल ही गए. ऐसी कौन सी चीज भूल गए ये इस गीत में है, जिनको हमको फिर से वापस लाना है. हम लोग एक कार्यक्रम चलाते हैं पूरे देश में जो हमारी मानसिकता है कि हम इंडिया से सब लोगों को फिर से भारत में लाना चाहते हैं. इस कार्यक्रम का नाम अगर आप एक दूसरी तरह से देखा जाए तो इंडिया से भारत की ओर भी रखना चाहिए. तो इंडिया से भारत की ओर कैसे जाएंगे वो इस गीत के माध्यम से और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सबको बताना चाहूंगा. जिस घर में मिट्टी मुल्तानी, जिस घर में मटके का पानी, जिस घर में तुलसी की पूजा, जिस घर में मीठा
दादी के किस्से उस घर के ना होंगे ही घर से बड़ा न कोई मंदिर तीर्थ ऐसा ना कोई दूजा घर से बड़ा न कोई मंदिर तीर्थ ऐसा ना कोई दूजा शाम करो तुम लाख हजारो शाम करो तुम लाख हजारो घर से बड़ी न कोई पूजा घर से बड़ी न कोई पूजा घर से बड़ी न कोई पूजा जिस घर में सुनने की आदत जिस घर में सुनने की आदत जिस घर में सहने की ताकत जिस घर में नटवर का डेरा जिस घर में नटवर का डेरा जिस घर में पंछी का फेरा जिस घर में गीता रामायण जिस घर में गीता रामायण उस घर में बरसे नंद नारायण जिस घर में गीता रामायण उस घर पर से नंद नारायण घर से बड़ा न कोई मंदिर तीर्थ ऐसा कोई दूजा घर से बड़ा न कोई मंदिर तीर्थ ऐसा कोई दूजा शाम करो तुम लाख हजारो शाम करो तुम लाख हजारो घर से बड़ी न कोई पूजा घर से बड़ी न कोई पूजा घर से बड़ी न कोई पूजा जिस घर में आटे की चक्की जिस घर में आटे की चक्की जिस घर की ईंटें हो पकी उस घर की ईंटें हो पकी जिस घर में नारी का मान जिस घर में पुरुषों की शान जिस घर में सूरज की किरणें जिस घर में सूरज की किरणें उस घर में खुशियों के नज़रे उस घर में खुशियों के नज़रे घर से बड़ा न कोई मंदिर तीर्थ ऐसा ना कोई दूजा घर से बड़ा न कोई मंदिर तीर्थ ऐसा ना कोई दूजा शाम करो तुम लाख हजारो शाम करो तुम लाख हजारो घर से बड़ी न कोई पूजा घर से बड़ी न कोई पूजा घर से बड़ी न कोई पूजा जिस घर में मेहमान नवाजी जिस घर में मेहमान नवाजी जिस घर में काकी काकी जिस घर में काकी काकी
शाम करो तुम लाख हजार, घर से बड़ी न कोई पूजा, घर से बड़ी न कोई पूजा, घर से बड़ी न कोई पूजा। दोस्तों ये घर जो है एक ऐसा घर है कि आत्मा जिसमें रहती है वो हमारा शरीर। अब इस शरीर जिस घर में रहता है वो हम लोग एक घर बनाते हैं। वो शायद कुटिया होगी बापू कुटी जैसी, या एक गरीब किसान रहता होगा उसकी कुटिया होगी, या कोई बहुत बड़े महल में रहता होगा वो घर होगा। ये दूसरा घर है। तीसरा घर है हम जिस मोहल्ले में रहते हैं वो मोहल्ला भी हमारा घर। चौथा घर है जिस शहर में हम रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं वो भी हमारा घर है। जिस राज्य में रहते हैं वो भी हमारा घर है, और जिस देश में रहते हैं वो भी हमारा घर है, सबसे बड़ा घर है। और जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं वो भी हमारा घर है। तो पहले हम हमारे शरीर की बात करते हैं जिसमें आत्मा रहती है। आपके घर में अगर बहुत गंदगी हो, आपकी दीवारें खराब हो, घर के सामने कचरा हो, तो उस घर में मेहमान आने से डरते हैं, उसको साफ रखते हैं, हम लोग चूना लगाते हैं, पेंटिंग करते हैं, बहुत खूबसूरत रखते हैं। वैसे शरीर को भी खूबसूरत रखने की जिम्मेदारी हमारी है। तो सबसे पहले हमारे शरीर की हम लोग बात करेंगे। हम लोगों ने जब बड़े बड़े व्यक्तियों से बात की तो उन्होंने कुछ सूत्र हमको बताए। उस सूत्रों का पालन करके मैं 2003 से पालन करता हूं, और मेरे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ता करते हैं। राजू भाई के 36 करोड़ लोग फॉलोअर हैं पूरे देश में, 36 करोड़। इन 36 करोड़ की संख्या हमारे पास में तब आई जब हमारा साहित्य हम लोगों ने लोगों तक पहुंचाया। हमारे यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक चैनल्स के माध्यम में उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं उस सब माध्यम से हमको पता चले कि इतने सारे कार्यकर्ता और इतने सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। मैं 2003 से जब से ये सूत्र पालन करने लगा तो मैं बीमार नहीं पड़ा। आप सबके आशीर्वाद से आज भी मैं स्वस्थ हूँ। कोई भी मुझे ना कोलेस्ट्रॉल है, ना बीपी है, ना लो बीपी, हाई बीपी, कुछ भी नहीं। ऐसे कुछ सूत्र मैं आपको बताना चाहता हूँ दिनचर्या के हिसाब से। पहला ही सूत्र है और वो आपको दोहे के माध्यम से बताना चाहता हूं कि रात को आप सोए, सुबह आप जब उठे तो पहला ही काम क्या करना है? सुबह सुबह पानी पियो, घूंट घूंट कर आप। सुबह सुबह पानी पियो, घूंट घूंट कर आप। बस 2-3 गिलास है हर औषधि का बाप, हर औषधि का बाप। वाकपट जी ने अपने संस्कृत के सूत्र में लिख के रखा, मैंने आपको दोहे के सूत्र में बता दिया कि सुबह सुबह पानी पियो, घूंट घूंट कर आप, बस 2-3 गिलास है हर औषधि का बाप। तो वाकपट जी क्या लिखते हैं? रात को जब आप सोते हैं, सुबह उठते तो उठे बराबर 3 गिलास गुनगुने पानी पीना चाहिए उन लोगों ने जिनकी उम्र है 14 से 60 वर्ष। तो 60 वर्ष के तक तो पिएंगे 3 गिलास, तो 14 साल से कम वाले बच्चे क्या करेंगे? तो वो पिएंगे 1.5 से 2 गिलास। और 60 के ऊपर के लोग कितने पिएंगे? क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग 60 वर्ष के ऊपर के होंगे, वो कितना पिएंगे? तो वो 2 से 2.5 गिलास। तो गुनगुना पानी या तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी, क्योंकि उसका रूम टेम्परेचर उतना ही होता है जितना गुनगुने पानी का होता है। और गुनगुना पानी क्या होता है? कोमट पानी। आपण ज्यादा मन तो मराठी पदे। ये जो लास्ट वाली फिंगर है, ये जो उंगली है, करंगली, इस करंगली को आप पानी में डालेंगे और ये अगर गर्म लगती है तो समझ लेना कि इतना ही गर्म पानी पीना है। चटका लग रहा है तो ज्यादा गर्म होगा। ये जितना सहन कर सकती है थर्मामीटर है हमारे बॉडी का। तो पहला सूत्र 3 गिलास गुनगुना पानी पीना। तो इस सूत्र के ऊपर हम लोगों ने काम किया, लेबोरेटरी टेस्ट की, तो पता चला कि जो पहली लार है आपके शरीर की, वो सबसे महंगी चीज है आपके शरीर में, और वो अमेरिका में बिकती है 10,000 रुपए की 10 ml। आप बोलेंगे लार भी खरीदने वाला ऐसा कौन सा व्यापार तैयार हो रहा है इस पूरी दुनिया में? तो आप जो कोलगेट और पेप्सोडेंट करते हैं उसमें फ्लोराइड और सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है और डिटर्जेंट होता है, हड्डियों का चूड़ा होता है। ये जब आप मुंह में डालते हैं तो फ्लोराइड और सोडियम लॉरेल सल्फेट आपकी लार ग्रंथियों को खत्म करता है, और फिर जो लार बनना जब बंद हो जाती है तो आयुर्वेद में बोला गया है कि सुबह सुबह मीठा कभी भी मुंह में ना डालें। तो आपके मंजन और आपके जो
कड़वा हमारे जो दतून होते थे वो हमने करने चाहिए थे नीम के। हमारे वर्धा में तो नीम के पेड़ ही पेड़ हैं, और मुझे लगता है स्वाध्याय मंदिर के आजू बाजू में तो पेड़ ही पेड़ नीम के आपको दिखाई देंगे। और मुंबई में यही दतून बिकते हैं 5-5 रुपए की इतनी सी गाड़ी दादर स्टेशन पे, हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो मुंह में जब हम कसेला, कड़वा और नमकीन और तीखा मंजन जब करते हैं तो तभी जाकर लार ग्रंथियां ज्यादा एक्टिव होती हैं, जो हमने बंद कर दी। आप अगर 1996-95 की अगर एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो उसमें लिखा जाता है आपके मंजन में नमक, आपके मंजन में कोयला। और अब आप देखेंगे तो पेप्सोडेंट विद चारकोल, पेप्सोडेंट विद साल्ट, पेप्सोडेंट विद नीम, ये सब हमारे जो पुश्तैनी सब भारत में भी चीजें इंडिया में लेकर चले गए और हम मॉडर्नाइजेशन के नाम पे वो कर रहे हैं। तो पहला ही जो सूत्र है मैंने आपको बताया कि पानी हमेशा जब पीना है वो घूट घूट कर पीना है। 14 से 60 वर्ष की उम्र तक के लोग जो है वो 3 ग्लास पिएंगे, 60 वर्ष की उम्र के लोग 2 से 2.25 2.5 ग्लास, और नीचे वाले 14 से नीचे वाले लोग जो पिएंगे वो पिएंगे 1.5 ग्लास, 1 से 1.5 ग्लास। अब ये जितनी भी लार है आपके मुंह में, ये कितनी इंपॉर्टेंट है, इसकी टेस्ट हम लोगों ने लेबोरेटरी की। तो कौन से रोग ठीक होते हैं इस सूत्र के पालन करने से? आंखों के सारे रोग। पहली लार लेनी है, काजल की तरह लगानी है, नीचे लगाओ, आंखों के नीचे और काजल की तरह लगाओ और 1-1.5 घंटा छोड़ दो। आप देखेंगे कि 5-6 महीने में ही आपका चश्मा निकल गया, आपको मोतियाबिंदु नहीं होगा, आपको कंजक्टिवाइटिस नहीं होगा, आपकी आंखें लाल नहीं होंगी। तो ये पहला सूत्र जो था वो आंखों के ये, और त्वचा के सारे रोग। जल गया, अगर आपका शरीर जल गया हो और आपको धब्बे हो गए हो तो वो धब्बे भी चले जाते हैं, सफेद दाग चले जाते हैं, दाग खाज खुजली के चले जाते हैं, मुहासे के अगर कोई दाग हो गए हो तो मुहासे के दाग भी चले जाते हैं, आंखों के नीचे अगर कालापन आ गया हो तो ये कालापन भी चला जाता है इसी लार से। और आप देखेंगे कि सोराइसिस जो है वो सोराइसिस जैसा डेंजर और इतना भयानक जो त्वचा रोग है वो भी खत्म हो जाता है। सिर्फ लार लेनी है और सोराइसिस को लगाना है, चाहे वो सूखा हो या गीला हो, दोनों सोराइसिस खत्म हो जाते हैं। अब आप देखेंगे कि पहली कक्षा से हम लोग ये सीखते हैं कि मनुष्य है एक बुद्धिमान प्राणी है। बुद्धिमान शब्द अगर हम निकाल दे तो प्राणी ही तो ये प्राणी अपने जख्मों को चाट चाट कर ठीक करते हैं। तो मैं आपको चाटने के लिए तो नहीं कहूंगा, क्योंकि हम बुद्धि उपयोग में लाएंगे, अपने हाथ से लेनी है और ये लार लगानी है। आप देखेंगे कि बहुत सारे ट्रेमेंडस चेंजेस आपको दिखाई देंगे। तो ये पहला सूत्र मैंने आपको बताया। दूसरा सूत्र, घूट घूट पानी पियो रहो तनाव से दूर, घूट घूट पानी पियो रहो तनाव से दूर। एसिडिटी या मोटापा, एसिडिटी या मोटापा होवे चकनाचूर, होवे चकनाचूर। पानी पियो रहो तनाव से दूर, एसिडिटी या मोटापा होवे चकनाचूर। दूसरा सूत्र है, जब भी पानी पीना है वो घूट घूट करके पीना चाहिए। पहले हमारे घर में जो है ना ऐसे गोल जो है वो उसको क्या होते हैं, तांबा का लोटे होते थे, और आप देखेंगे कि जो पानी गोलाई में रहता है वो सबसे अच्छा पानी है। इसलिए कुएं भी देखिए गोल बनाएंगे, चौड़े नहीं बनाएंगे, त्रिकोण नहीं बनाएंगे। गोल आकार में रहने वाले पानी का जो नेचर है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है साइंटिफिक रूप से। तो हमारे जो लोटे होते थे वो हम मुंह लगाकर पीते थे। आजकल क्या हुआ कि खड़ी बोतल आ गई, फ्रिज में रख दी और गटागट पीते हैं। तो सूत्र में बताया गया है कि कभी भी गटागट पानी ना पिए, घूट घूट करके पिए। तो क्या करना है, मुंह में लेना है पानी 1 घूट और उसको मुंह में घुमाना है। जितनी भी लार मुंह में है वो उसमें मिक्स करके फिर पेट में जानी चाहिए। जब ये आप करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, तो आप देखेंगे कि तनाव तो दूर हुआ और साथ ही साथ आपका जो मोटापा है, जो चर्बी है,
एक्स्ट्रा चर्बी आपके शरीर पर आ गई, ये अपने आप खत्म हो जाती है। जितनी शरीर को लगती है इस एक सूत्र के पालन करने से हो जाती है ठीक। मोटापा अगर किसी को ठीक करना हो, एक्स्ट्रा चर्बी अगर घटानी है, तो चम्मच से पानी पीना शुरू करिए। चम्मच लीजिए, टेबल स्पून लीजिए, पानी में डालिए और मुंह में डालिए और फिर उसको धीरे धीरे नीचे उतारिए। आप बोलेंगे बहुत देर लगेगा, तो हॉस्पिटल में ज्यादा समय जाने से तो अच्छा है कि हम घूट घूट करके पानी पिए। जो जीभ से पानी पीते हैं प्राणी आप देखेंगे वो चाट चाट कर पानी पीते हैं, और जो जिनको चोंच दी गई है पक्षी आप देखेंगे तो मुंह में पानी लेते गड़गड़ गड़गड़ करते हैं और फिर नीचे उतार कर पीते हैं, और वो हमेशा स्लिम एंड ट्रिम रहते हैं, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते, कभी मोटापा नहीं आता। कोई प्राणी मोटापे से मर गया मैंने नहीं देखा, मगर इंसान ही जो है इन सूत्रों के पालन नहीं करता, इसलिए उनको तकलीफ होती है। दूसरा सूत्र है घूट घूट करके पानी पीना है और गटागट पानी नहीं पीना है। एक डायफ्राम है हमारे पेट में, एक पर्दा है। आपने कभी एक झरने को पहाड़ी से नीचे गिरते हुए देखा होगा, तो जो पहाड़ी पत्थर होते हैं उन पत्थरों में भी छेद हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं। उस पानी का फोर्स इतना जबरदस्त है। आप अगर गटागट पानी पिएंगे और हमेशा अगर पीते रहेंगे तो डायफ्राम में छेद हो जाएंगे, हर्निया आपको हो जाएगा, अपेंडिक्स आपको हो जाएगा। इसलिए घूट घूट करके, और लार इतनी जो इंपॉर्टेंट है वो एक एक बूंद भी हमको बाहर नहीं फेंकनी है, क्योंकि 10,000 रुपए की 10 ml बिक रही है। आप गूगल कर सकते हैं, आपको बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारी कंपनियां लार बेचने वाली मिल जाएंगी। इतना टाइप करो आई वांट टू बाय सलाइवा। अब अगर मान लो मैं आपके घर पे आया, मान लो आऊंगा नहीं, तो आपके घर आया और भोजन करने के लिए अगर आप बैठे हुए हैं और आपने अगर मेरे मुंह में आइए जी मैं निवाला एक खिला देता हूं आपको, आप किसी का झूठा खाना पसंद नहीं करेंगे। मगर जब डॉक्टर आपको बोलेगा कि आपके शरीर में आपके बॉडी को न्यूट्रल करने वाली और अल्कलाइन बनाने वाली जो लार है वो खत्म हो गई है और लार नहीं बनती है आपके मुंह में, अब आपको बहुत सारे रोग हो जाएंगे, क्योंकि एसिडिक बॉडी है आपकी, एसिड बनाते रहता है शरीर, उसको न्यूट्रल और अल्कलाइन बनाने का काम ही ये लार करती है। और वही अगर खत्म हो जाएगी तो आपके शरीर में एसिड बनते रहेगा, आपको इंटेस्टाइन अल्सर हो जाएगा, इंटेस्टाइन कैंसर हो जाएगा, छेद हो जाएंगे पेट में। तो तब आप जाकर जो दूसरे की लार लेंगे, तो इसलिए लार को बचाइए और घूट घूट करके पानी पीजिए। तीसरा सूत्र आपको सुनाता हूं। ठंडा पानी पियो मत, करता क्रूर प्रहार। ठंडा पानी पियो मत, करता क्रूर प्रहार। करे हाथ में का सदा, करे हाथ में का सदा, ये तो बनता था, ये तो बनता था। पता चला कि हम फ्रिज में बोतलें भर करके रखते हैं, एकदम चिल्ड वाटर। मैच चल रही है, ठंडा पानी पी रहे हैं। ठंडा चीज, ठंडी आइसक्रीम, फालूदा, कुल्फी, इन चीज को सब लोगों को मना किया है आयुर्वेद में। वागभट जी कहते हैं कि अगर कोई मान लो कि अभी उनको पता नहीं था कि हम सब लोग आइसक्रीम बना लेंगे, फालूदा बना लेंगे। बर्फ का जो इजाद किया है, बर्फ का जो इन्वेंशन हुआ है, नेचुरल बर्फ बनाना, खुद होके आदमी जो बनाता है, वो बनाने का इन्वेंशन भारत का है। जब फ्रिज आया तो उसमें तो बनता है, मगर हमारे देश में ही सबसे पहला बर्फ बना। पता चला कि जब आप ये आइसक्रीम खाते हैं, सबकी मनपसंद आइसक्रीम, तो 0 टेम्परेचर वाली आइसक्रीम जब पेट में जाती है, तो पेट में एक जो है ब्लड सर्कुलेशन है, हर अंग को थोड़ा थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन डिवाइड किया गया है। जब ये आइसक्रीम गई तो होता क्या है, पेट चिल्लाता है, क्योंकि कोई तो ऐसी 0 टेम्परेचर वाली चीज मेरे पेट का, हमारे शरीर में आ गई है, अगर मैं इसको गर्म नहीं करूंगा, बॉडी का टेम्परेचर 36, 37 के टेम्परेचर में अगर नहीं लाऊंगा तो पेट ठंडा हो जाएगा। धीरे धीरे छोटी आंत ठंडी हो जाएगी, बड़ी आंत ठंडी हो जाएगी,
फिर जो है किडनी ठंडी हो जाएगी, फिर धीरे धीरे पूरा शरीर ठंडा हो जाएगा, हार्ट ठंडा हो जाएगा, और ब्रेन अगर ठंडा हो गया तो आप ठंडे हो जाएंगे और ठंडी चीज को तुरंत घर के बाहर निकालना चाहते हो। बोले ठंडी चीज को ज्यादा देर घर में मत रखो, स्मेल आने लगेगी। तो पेट चिल्लाता है कि ये डाला किसने है, मेरे शरीर में डाला किसने? तो आपको बॉस माइंड को बोलता है, ब्रेन को, झगड़ा हो रहा है। बोले चलो अभी जो भी गलती हो गई होगी, चली तो गई है आइसक्रीम पेट में, अभी इसको गर्म करो। तो बोले मैं इतने से टेम्परेचर में ब्लड के सर्कुलेशन में कर नहीं सकता, मुझे और सर्कुलेशन भेजो। अब आप जानते हैं कि ब्लड जो है हार्ट में से सर्कुलेट होकर जाता है, यहीं से प्यूरिफाई होकर जाता है। हार्ट अटैक से अगर बचना है तो आइसक्रीम, कुल्फी और फालूदा खाना तुरंत बंद करें, क्योंकि एक बार अगर हार्ट ठंडा हो गया, जब वो उसको गर्म करने के लिए ब्रेन जब उसको ब्लड भेज रहा है तो यहाँ के सर्कुलेशन के काउंट्स बढ़ जाते हैं, यहाँ के पंपिंग्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत फास्ट में भेजना है। जल्दी अगर नहीं भेजेंगे तो पेट ठंडा हो रहा है, बॉडी ठंडी हो जाएगी। तो वो धीरे धीरे सब फास्ट में वो जो भेजता है ब्लड इधर उधर से लेकर, मान लो कि किसी अंग को कम पड़ गया अगर ब्लड, किडनी फेल्यूर, लीवर फेल्यूर, ब्रेन फेल्यूर और हार्ट फेल्यूर, क्योंकि ज्यादा काम दे दिया आपने उसको। तो ये सब करना क्यों? तो आपको अगर पसंद ही है आइसक्रीम तो क्या करें, एक रास्ता बताता हूं, मुंह में ही गर्म करें आइसक्रीम को और फिर पेट में उठाएं। तो इससे अच्छा बासुंदी क्यों ना खाएं, इससे अच्छी रबड़ी क्यों ना खाएं? तो ये सब हमारे भारत ने दिया, मगर जैसे ही हम मॉडर्नाइजेशन में चले गए, इंडिया से भारत से इंडिया में चले गए, तो हमने ये सारी चीजें लेकर आ गए अपने आप को खराब करने के लिए। फ्रिज जो है वो बना था कुछ ऐसे टेम्परेचर में जो दवाइयां खराब हो जाती हैं, एलोपैथी की या जो भी हो, उनको संभाल के रखने के लिए, मगर हमने उसका उपयोग करना शुरू कर दिया बॉटल रखने के लिए, मटके फेंक दिए घर से बाहर। हमने वो उसमें आइसक्रीम और फालूदा और कुल्फी बनाना और चिल बॉटल रखना शुरू कर दिया अपनी तबियत खराब करने के लिए। तो ये सूत्र मैंने आपको बताया कि ठंडा पानी पियो मत, करता क्रूर प्रहार, करे हाजमे का सदा, ये तो बढ़ता था। आपका हाजमा खराब हो जाता है, आपका जठर अग्नि जो है वो ठंडी हो जाती है, वो जठर अग्नि ही आपका भोजन पचाती है, और आप अगर उसको हमेशा ठंडा रखेंगे तो आपका डाइजेशन अच्छा नहीं रहेगा, वो अनाज सड़ेगा और एसिडिक आपकी बॉडी हो जाएगी। अगला सूत्र बताता हूं, अर्थराइटिस या हर्निया, अपेंडिक्स का त्रास, अर्थराइटिस या हर्निया, अपेंडिक्स का त्रास, पानी पीते बैठ कर, पानी पीते बैठ कर, कभी न आवे पास, कभी न आवे पास। मतलब क्या है? अर्थराइटिस और हर्निया और एपेंडिक्स का जिसको त्रास से बचना है। अब आप सब लोग जानते हैं कि एक घुटना चेंज करने के लिए 6 लाख रुपए खर्च होते हैं, दूसरे के 6 लाख, 12 लाख रुपए खर्च होते रहे। ये 12 लाख रुपए अनमोल हम क्यों ना बचाएं? एक सूत्र से बच सकते हैं, और वो सूत्र क्या है? पानी हमेशा बैठकर पीना। जो भी व्यक्ति खड़े होकर पानी पीता है उसके सबसे पहले घुटने खराब होते हैं। बैक पेन, नेक पेन, हिप जॉइंट्स और आर्थराइटिस, हर्निया और अपेंडिक्स, इन सब का कारण है खड़े होकर पानी पीना। और दुनिया का कोई डॉक्टर उन घुटनों को बचा नहीं सकता जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं। तो बैठकर पानी पीना, और उसके लिए एक आसन बताया गया है, और वो आसन है उकड़ू आसन। जब भी हम लोग पानी पी रहे थे, मैं और स्वराज, तो हम दोनों नीचे बैठकर पानी पी रहे थे। स्वराज, आप उकड़ू आसन करके दिखाओगे? देखो ये स्वराज है, इधर सामने आ जाए। स्वराज के लिए आप एक बार ताली बजाइएगा। स्वराज जो है वो राजीव दीक्षित जी के भतीजे हैं, उनके छोटे भाई के बेटे हैं, स्वराज नाम है इनका। ये है उकड़ू आसन। इस उकड़ू आसन में अगर आप पानी बैठकर अगर पिएंगे तो आपके घुटने कभी भी खराब नहीं होंगे। 12 लाख रुपए आप बचा सकते हैं। जोरदार कर लिए स्वराज, धन्यवाद। तो बैठकर पानी पीना है, खड़े होकर पानी नहीं पीना है। ये मैंने पानी के कुछ सूत्र, आपको 4 सूत्र बताए। पानी के ही सूत्र और 2-4 बताता हूं।
कि जब भी आप पानी पीना है, भोजन के पहले अगर पानी पीना है तो 48 मिनट पहले। जब वाघभट जी ने ये सूत्र लिखे तब मिनट्स नहीं थे, सेकंड नहीं थे, आवर्स नहीं थे, डे भी नहीं था, उस वक्त पल था, प्रतिपल था, और हमारी बहुत सारी इकाइयां थी जिनको हम लोग काउंटिंग में शामिल करते थे, जिनसे हम गणना करते थे समय की, और वो सब खत्म हो गई और मिनट्स में और सेकंड में आ गए। तो जब हमने ये पल प्रतिपल वाघभट जी के लिखे हुए उसके ऊपर रिसर्च किया तो पता चला कि बराबर 48 मिनट होते हैं। तो भोजन के पहले अगर पानी पीना है, 5वां सूत्र है पानी का, पहले अगर पानी पीना है तो 48 मिनट पहले। भोजन करते वक्त अगर पानी पीने की अगर आपको आदत है तो 2 अनाज के बीच में 1 घूंट पानी पीने का नियम है। मान लो कि हम ज्वारी की रोटी खा रहे हैं और चावल शुरू कर रहे हैं, तो चावल दूसरा अनाज है और ज्वारी जो है वो पहला अनाज है। तो पहला अनाज खत्म होने के बाद दूसरा अनाज जब शुरू हो रहा है तो तब 1 घूंट पानी। मान लो आप चपाती खा रहे हैं गेहूं की और चावल शुरू कर रहे हैं तो उस वक्त 1 घूंट, उसके बीच में कभी पानी नहीं। और पूरा भोजन होने के बाद में, मतलब 7वां सूत्र, पूरा भोजन समाप्त होने के बाद में 1 घूंट। 8वां पानी का सूत्र कि पूरा पानी अगर पेट भर के पीना है तो बराबर 1.5 घंटे के बाद। ये इतना इंपॉर्टेंट सूत्र है कि एक ही अगर ये सूत्र 1.5 घंटे के बाद पानी पीने वाला अगर आपने अगर फॉलो किया तो मैं आपको गारंटी से बताना चाहता हूं कि एसिडिटी से रिलेटेड सारे चीजें, सारे रोग आपके खत्म हो जाएंगे। एसिडिटी कभी होती नहीं, कब्ज कभी होती नहीं 1.5 घंटे के बाद में अगर कोई पानी पीता है भोजन में। 8वां सूत्र पानी का बताना चाहता हूं कि बहुत बार प्रश्न आता है कि कितना पानी पिया जाए, दिन भर में एक व्यक्ति ने कितना पानी पीना चाहिए। तो मैं आपको एक सूत्र बताकर जाना चाहता हूं जो हम लोगों ने निकाला इतने रिसर्च के बाद में कि वेट डिवाइडेड बाय 10 - 2, वजन को 10 से भागाकार कर दो और 2 से ऋण कर दो, माइनस कर दो, तो कितना बचता है। मान लो कि किसी का वजन 70 किलो है और उसको 10 से अगर भागाकार कर देते हैं तो 7 हो गया, और -2 मतलब 5 लीटर पानी पीना है, 5 लीटर दिन भर में। ठंड के समय 1 लीटर की कम किया जा सकता है, बरसात के समय 1 लीटर कम किया जा सकता है, क्योंकि आजू बाजू में ठंडा हुआ बहुत होता है, ठंडी बहुत होती है, शरीर वैसे ही ठंड होता है, और बरसात के समय भी बारिश होती है, पानी पानी होता है, तो हम 1 लीटर कम कर सकते हैं। मगर गर्मी में आप 1 लीटर बढ़ा भी सकते हैं, 5 का 6 भी किया जा सकता है। तो वेट डिवाइडेड बाय 10 - 2, ये सूत्र जो है आपको ध्यान में रखना है, कितना पानी दिन भर में रखना है। ये 8वां सूत्र मैंने पानी का बताया। 9वां एक सूत्र, कई बार प्रश्न आता है पानी से संबंधित कि कौन सा पानी सबसे अच्छा है। आरओ का पानी अच्छा है, किसी फिल्टर का पानी अच्छा है, तो कौन सा पानी है, सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भगवान ने दिया हुआ पानी जो है ऊपर से जो टपक रहा है, उससे अच्छा पानी दुनिया में कोई नहीं। कोई मशीन इतना अच्छा अल्कलाइन पानी नहीं बना सकती जिसकी पीएच वैल्यू जो है वो 10 के ऊपर होगी। जिसकी पीएच वैल्यू कम होगी वो जहर होते रहते हैं। मान लो कि किसी की पीएच वैल्यू 2 है, 2.5 है, 3 है, 1.5 है, तो वो क्या होगा, जहर होगा। फिनाइल की पीएच वैल्यू 2.5 है। पेप्सी, कोका कोला, जितने भी रियल जूस, फ्रूटी, इन सब की पीएच वैल्यू अगर आप देखेंगे, हम लोगों ने नोट डाउन किया है, उसकी पीएच वैल्यू 2.5 तक ही है। मतलब फिनाइल टू इक्विवेलेंट है, फिनाइल की जैसी है। हम शीतपेय के नाम पर हमारे शरबत, हमारे कोकम शरबत, नींबू शरबत, मौसमी शरबत, संतरे का शरबत, ये सब शरबत छोड़कर जो है हम पेप्सी, कोका कोला में घुस गए और कोल्ड ड्रिंक्स में घुस गए। मॉडर्नाइजेशन के नाम पे भारत से इंडिया में चले गए और अंग्रेजों के इंडिया में चले गए, और हमने जो है ये सब हमारे जो सब शरबत थे वो बंद करके हम खत्म कर दिया अपने शरीर को। तो हम सिर्फ फिनाइल की इक्विवेलेंट पीएच वैल्यू को हम लोग पी रहे हैं। तो सबसे अच्छा पानी है भगवान ने दिया हुआ। दूसरा है नदी में जो बह रहा है वो, तीसरा है जो तालाबों में है वो, और चौथा है जो हमारे कुएं में है घर के वो, और 5वां जो है जो वो हमारी नगर परिषद या हमारी महानगर पालिका है हमको क्लोरीन डाल कर दे रही है, वो 5वें नंबर पर है। तो हमारे घर में अगर बरसात का पानी अगर आ रहा है तो उसको किस तरह से हमारे घर में बचाया जाए, और वर्धा में एक पहला ऐसा कुछ शुरू किया जाए, एक प्रकल्प कि घर घर में 4 महीने जो पानी टपक रहा है बाहर से भगवान हमको दे रहा है, उसको किस तरह से बचाया जाए, उसकी बड़ी बड़ी टंकियां घर में बन जाए। ये बहुत बड़ा प्रकल्प भारत में अगर शुरू हो जाए वर्धा से,
तो हमारे लिए वरदा के लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो ये सूत्र मैंने पानी के बताए, 9 सूत्र मैंने आपको बताया कि पानी तक के क्या थे। अब एक गीत आपको सुनाता हूं और उसके बाद में अगले सूत्र आपको सुनाता हूं। मैं जैसे पहले गीत में मैंने आपको घरों की बात की थी कि किस तरह से घर है, तो देश को अगर हमको बचाना होगा तो कैसे हमको क्या क्या बोलना चाहिए और क्या क्या चीज हमको करनी चाहिए, वो इसमें है। बोल बोल कुछ ऐसा हो, तेरा समय बड़ा हो। बोल बोल कुछ ऐसा हो, तेरा समय बड़ा हो। बोल बोल कुछ ऐसा हो, तेरा समय बड़ा हो। बन के सब दरवाजे को, मन के सब दरवाजे को, बोल बोल कुछ ऐसा हो, बोल बोल कुछ ऐसा हो। बन के सब दरवाजे को, बोल 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 कुछ ऐसा हो, तेरा समय बड़ा हो। बोल बोल कुछ ऐसा हो, तेरा समय बड़ा हो। किस्मत बदले सब हो, किस्मत बदले सब हो, नफरत बिखरे सब हो। साजिशों का सरगम हो, साजिशों का सरगम हो, क्यों बैठा है गुफ्तगू को। बोल 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 कुछ ऐसा हो, तेरा समय बड़ा हो। बोल बोल कुछ ऐसा हो, तेरा समय बड़ा हो। और क्या बोलने की जरूरत है आपको? एक बहुत अच्छी संस्कृति हमारे देश से गई। वैसे तो बहुत सारी संस्कृतियां पूरी दुनिया में हमने दी हैं। कपड़ा पहनना पूरी दुनिया को हमने सिखाया, जहाज बनाना हमने सिखाया, हवाई जहाज सबसे पहले हमने बनाया, नेविगेशन हमने सिखाया। ऐसी कितनी तो चीज है। जीरो की उत्पत्ति हमारे देश से हुई। एक ताली बजाने की संस्कृति हमारे देश से गई, और वो क्या क्यों गई मैं आपको बताना चाहता हूं। उसके पीछे एक स्वास्थ्य का रीजन है। सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट रोगों के इसी हाथ में है। अगर आपका सर दुख रहा है तो ये पॉइंट दबाओ, ये गला है, ये पेट है, ये पूरा अपना जो स्टमक है। आपका अगर जी मचल रहा है तो तंबाकू जैसे एक्शन करो, तंबाकू खाओ मत, सिर्फ एक्शन करनी है। इसको अगर आप गर्म करेंगे तो जी मचलना बंद हो जाएगा, पेट दुखना बंद हो जाएगा। ऐसे सारे रोगों की जड़ और जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो हाथों में है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा तो क्यों ना ऐसी एक संस्कृति पैदा की जाए कि ये एक्यूप्रेशर पॉइंट दबते रहे। तो कहीं संकीर्तन हो रहा हो, भजन हो रहा हो, कोई अच्छी बात कर रहा हो तो ताली बजाते रहे कंटिन्यू। और ये कब तक बजानी है? जब तक ये गुलाबी ना हो जाए। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव होने चाहिए, आपके हाथ गुलाबी होने चाहिए। अच्छा, एक और रीजन इसमें बताया गया है कि किसके लिए ताली ना बजाए। जो लोग देश को खड्डे में डालते हैं, गलत बात करते हैं, उनके लिए हम अपने फायदे के लिए अगर ताली बजाते हैं, वाह साहब आपने कितनी अच्छी बात कर ली, एक मुझे एक अच्छा ओहदा दे देना, एक पद दे देना, एमएलए बना देना। तो ऐसे लोगों को अगला जन्म सिर्फ ताली बजा बजा कर पैसे कमाने के लिए मिलता है।
तो मैं आपको जो है ताली बजाने का सूत्र बताया, तो आप मुझे आशा करता हूं कि आप सब लोग इस गीत के साथ में ताली बजाएंगे। गुलाबी वंदन बजाइएगा। चंपा फूल चमेली चंपा फूल चमेली दुल्हन नई नवेली गजल बोल रुबाई गजल बोल रुबाई तुलसी की चौपाई बोल 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 कुछ ऐसा बोल तेरा समय बड़ा बोल 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 कुछ ऐसा बोल तेरा समय बड़ा मन के सब दरवाजे बोल 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 कुछ ऐसा बोल 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 कुछ ऐसा बोल मन के सब दरवाजे बोल बोल कुछ ऐसा बोल तेरा समय बड़ा बोल बोल कुछ ऐसा बोल तेरा समय बड़ा हम लोग जो है बच्चों को कहानियां सुनाना भूल गए। बच्चे जो है वो पहले जब टीवी होता था तो कार्टून देखते बैठते थे, और जब टीवी में से ध्यान हटा मोबाइल आ गया है तो उसमें कार्टून देखते बैठते हैं। ये दर्शन है मनोवैज्ञानिक कि हम जो चीज देखते हैं वैसे ही बन जाते हैं। हम अगर भगत सिंह की कहानी सुनेंगे तो शायद भगत सिंह बन जाएंगे, हम अगर महाराणा प्रताप की कहानी सुनेंगे तो महाराणा प्रताप बन जाएंगे, शिवाजी की कहानी सुनेंगे तो शिवाजी बन जाएंगे। मगर हम ये किससे सुनाना बंद कर दिया, कहानियां खत्म हो गई। मुझे आज भी याद है मैं जिस मोहल्ले में रहता था वहां पे कुलकर्णी परिवार यहाँ पे बैठा है, विकास का विलास भाऊ और हमारी बहनी यहाँ पर बैठी हुई है। हमारे मोहल्ले में एक पाठक जी है, मकरंद पाठक, उनके यहाँ पर दादी थी हमारी, उनको हम लोग दानी आजी कहते थे। हम पूरे मोहल्ले के बच्चे जो है वो दानी आजी के पास जाकर बैठते थे और हर दिन जो है वो एक कहानी हमको सुनाती थी। आज भी मुझे वो कहानियां याद है। और उस वक्त जब 9 साल की उम्र में 10 साल की उम्र में हम दादी के सामने भागते थे उस मोहल्ले में, तो ये संस्कार उसी दानी आजी के हैं, वो पाठक आजी के हैं, जो उन्होंने कहानियां हमको बताई कि आज मदन दुबे आपके समक्ष बैठकर ये सब आपको बताते हैं। पर्वत की ऊंचाई को वीर हुए, हमारे जो संत हुए उनको हम लोग भूल गए हैं। लोग अगर याद करते हैं, बच्चों को कुछ बताते हैं तो उनको स्पाइडरमैन पता है, मगर हनुमान ने क्या किया ये नहीं पता। इन सब महापुरुषों की कहानियां बताना बहुत जरूरी है आज के बच्चों को, अगर हम वैसे लोग चाहते हैं हमारे भारत में। गुरु नानक की वाणी को, गुरु नानक की वाणी को, रणकपुर की कहानी को, गुरु नानक की वाणी को, रणकपुर की कहानी को, भगत सिंह की भाषा को, गांधी जी की भाषा को, राजीव जी की भाषा
मॉरिशस की सरकार, वहां के कल्चरल मिनिस्ट्री और भारत सरकार की कल्चरल मिनिस्ट्री ने एक कार्यक्रम रखा। मैंने देखा वहां पर एक बहुत अच्छा गंगा सागर तालाब था। उस तालाब को देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने देखा कि एक एक शिंपी को, एक एक शंख को, एक एक पत्थर को आप गिन लेंगे, इतना ट्रांसपेरेंट पानी। मैंने वहां के एक मंत्री को पूछा जो हमारे साथ घूम रहे थे, बहुत छोटा सा देश है, वर्धा कि इतना ही देश होगा शायद, एक टापू है, मगर छोटा भारत उसको कहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि इतना ट्रांसपेरेंट पानी आप लाए कहां से हो, इसका नाम गंगा सागर क्यों रखा? उन्होंने कहा कि हम बड़े बड़े जहाज पानी के भरकर गंगा से लेकर आए, यमुना से लेकर आए, और उन सब नदियों का पानी हमने यहाँ पर जमा करके रखा है और वो इतना ट्रांसपेरेंट है। मैंने कहा आप सब लोग धन्य हैं कि आपने इसको बचा के रखा, नहीं तो हमने तो हमारी सारी नदियां खत्म कर दी। गंगा नदी में अगर मैं मेरी बेटी को कहता हूं कि बेटा डुबकी लगाओ, तो इतना गंदा पानी हम लोगों ने कर दिया है साक्षात गंगा का, और वो यहां से जहाज भर भर के उन्होंने संभाल कर रखा है। तो हमको जरूरत है कि हमारी नदियों को हम लोग संभाल कर रखें। यमुना बोल और गंगा बोल, यमुना बोल और गंगा बोल, सौ सौ पार की गंगा बोल, सौ सौ पार की गंगा बोल। मीठी बोल और हल्दी बोल, मीठी बोल और हल्दी बोल, जय माता दी जगती बोल, बोल 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 बोल, कुछ ऐसा हो तेरा समय बड़ा हो, बोल बोल कुछ ऐसा हो तेरा समय बड़ा हो। कृष्ण कन्हैया जल्दी बोल, कृष्ण कन्हैया जल्दी बोल, वीर महावीर जल्दी बोल, बुद्धं शरणं जल्दी बोल, इंशाअल्लाह जल्दी बोल, बोल 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 कुछ ऐसा हो तेरा समय बड़ा हो, बोल बोल कुछ ऐसा हो तेरा समय बड़ा हो। मन के सब दरवाजे खोल, मन के सब दरवाजे खोल, बोल बोल कुछ ऐसा हो, बोल बोल कुछ ऐसा हो, मन के सब दरवाजे खोल, बोल 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 कुछ ऐसा हो तेरा समय बड़ा हो, बोल बोल कुछ ऐसा हो तेरा समय बड़ा हो, बोल बोल ऐसा हो तेरा समय बड़ा है। ये सब चीज आज बोलने की जरूरत है। अगला सूत्र जो है वो भोजन से संबंधित है। पानी के सूत्र मैंने अभी तक बताए थे, करीबन आपको 9 सूत्र बताए हैं। ये मैं आपको 7000 सूत्रों में से कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र बता रहा हूं। 17-18 सूत्र हैं जो VVIP है। इन सूत्रों का अगर कोई पालन करता है तो मैं 100% आपको बताना चाहता हूं कि आपको अगर कोई रोग से आप अगर ग्रसित होंगे तो वो भी आपकी बॉडी अल्कलाइन होते जाएंगे, और अगर आपको कोई रोग हुआ नहीं है तो कभी वो रोग आपके पास भी नहीं आएगा। एक नहीं, दो नहीं, हजारों लाखों लोगों को हम लोगों ने सूत्र बताए और उसका पालन कर करके लोगों ने अपनी दिनचर्या सुधारी, अपने जीवन को सुधारा, और आज वो पूरी बॉडी अल्कलाइन लेकर घूमते हैं, शुद्ध बॉडी। सुबह का जो ये भोजन है, ये भोजन बताया गया है कि सूर्योदय के 2.5 घंटे के अंदर कर लीजिए। सूर्योदय हुआ तो 2.5 घंटे के अंदर आपने भरपेट भोजन कर लेना चाहिए। तो 2.5 घंटे ही क्यों बोला? तो सूर्य की जो किरणें हैं उसका और हमारे जठर अग्नि का आपस में संबंध है। जैसे जैसे सूरज ऊपर जाता है
और वो तेज होता है, वैसे वैसे आपकी जो भोजन होता है वो पचाने में उसको वो मदद करता है, आपकी जठर अग्नि भी उतनी ही तेज भड़कती है। तो पता चला कि आपने बहुत हेवी खाना खा लिया, नाश्ता नहीं बोला, नाश्ता ये शब्द ही नहीं आया, भरपेट भोजन। आपने आलू के पराठे हो, मेथी के पराठे हो, गोभी के पराठे हो, पनीर पराठे हो, जो भी हेवी से हेवी खाना है, इवन पत्थर भी खा लिया तो भी बच जाएंगे, उस जठर अग्नि में गल जाएंगे। तो पता चला कि आपने मान लो 7 बजे अगर यहाँ पर सूर्योदय होता है, उसके 2.5 घंटे के अंदर अगर आपने भोजन कर लिया, तो 9:30 बजे तक पूरा भोजन अगर आपने कर लिया, तो आप बोलेंगे कि शाम को जो है फिर जल्दी भूख लग जाएंगे हमको, दोपहर का भोजन करके आए, तो बराबर 8 घंटे के बाद ही दूसरे भोजन की जरूरत बॉडी को होती है। तब तक शरीर मांगता नहीं है दूसरा भोजन। अगर मांग भी रहा है तो बीच में आप एक आध चपाती खा सकते हैं, थोड़ा सा कुछ खा सकते हैं 2-3 बजे। और शाम का भोजन जो है अगला सूत्र है भोजन का, मतलब ये मैं आपको 10वां सूत्र मैंने आपको बताया कि भोजन 2.5 घंटे के अंदर है। और 11वां सूत्र है कि शाम का जो भोजन है वो सूर्यास्त के पहले पहले। पाटनी साहब यहाँ बैठे हैं और जैन संप्रदाय के बहुत सारे लोग बैठे कि बोले हम तो चौवियार करते हैं। ये चौवियार जो होता है जैन धर्म में वो आयुर्वेद से ही आया। और मैं तो कई जैन साधुओं की ट्रीटमेंट भी करता हूं, जो कई जैन साधु मुझे फोन भी करके अपने साधकों से पूछते हैं कि अभी क्या करें। तो सुबह जो पानी पीने का भी नियम जैन धर्म में है। ये सब धर्म जो है हमारे साइंस से जुड़े हुए हैं। अगर हमारी गलती क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जीन्स में, हमारे डीएनए में एक दोष है पूरे एशिया खंड के। और वो क्या दोष है कि हमको अगर साइंस अगर डायरेक्ट बताया जाए तो वो दिमाग में घुसता नहीं है, मगर धर्म के साथ जोड़कर अगर बताया जाए तो तुरंत हम करना शुरू कर देते हैं। कोई अगर साइंटिस्ट गुजर जाते हैं तो किसी को पता नहीं होता कौन साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या इन्वेंशन किया। मगर कोई साधु अगर गुजर जाते हैं, कोई बड़े संत गुजर जाते हैं, सबको पता चल जाता है कि अरे हाँ ये व्यक्ति गुजर गया है। तो साइंस का ये रोना हमारे डीएनए में है। तो इसलिए देखो कि तिलक लगाते हैं तो आज्ञा चक्र वो ओपन होता है। हम मांग में सिंदूर भरते हैं तो सहस्त्रार चक्र ओपन होता है। जब गंधक है उसके अंदर, वो जब सूरज की किरणों में आता है तो होता है। अब देखो कभी अगर कोई गलती कर लेता तो टीचर जो है वो कान खींचते थे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट है कि ये खींचने के बाद में इंसान फिर से गलती नहीं करता, कान खींचने के। तो हमारे संतों ने कहा कि क्यों ना कान में कुंडल ही पहन लिया जाए, बार बार वो खींचते रहे। अगर किसी बच्चों को अभी बोला जाए कि कान में कुंडल पहनो तो वो नहीं पहनेगा, मगर उसको इस तरह से साइंटिफिकली अगर बताया जाए तो वो शायद पहन ले, और उसको अगर धर्म से अगर बताया जाए तो तुरंत पहन। हमारे देश में एक आभूषण विज्ञान निर्माण हुआ। यहां से लेकर तो छाती तक कफ है, सर से लेकर तो यहां छाती तक कफ का भाग है, और छाती से लेकर तो कमर तक पित्त का भाग है, और कमर से लेकर नीचे वात है। तो कफ, पित्त और वात। तो हमारे आभूषण भी वैसे बने कि कफ को अगर डिजॉल्व करना है, उसको गलाना है, तो सोने के आभूषण होने चाहिए। तो बिंदियां यहां पर लगा दी, यहां पर भी ऐसी पूरी ये होती थी। फिर कान में भी सोने के पहनते हैं, गले में भी सोने के पहनते हैं जो छाती तक जाते हैं, ताकि उस सोने से जो है आपका कफ डिजॉल्व हो। अब पित्त जो है वो गर्म है, गर्म को हमको ठंडा करना है। तो हमारी जो गर्दन थी, छाती का छल्ला बांधा रहता था, वो चांदी का होता था। बिछिया जो होती थी वो भी चांदी की होती थी, क्योंकि वात जो है वो जो पॉइंट है वो पॉइंट से दबना चाहिए, इसलिए बिछिया उसी फिंगर में पहना जाता था। पायल भी जो चांदी की होती थी, गर्म के नीचे जो है वो ये करती है। तो ये जो आभूषण विज्ञान है, कभी अगर किसी को कफ बढ़ गया तो आप सोने की अंगूठी लो, मेरी नहीं आपकी, सोने की अंगूठी लो और कांच के ग्लास में पानी डालकर उस सोने की अंगूठी को रख दो, और सुबह जो है उस पानी को खाली पेट जो बच्चे को पिला दो, उसका कफ डिजॉल्व हो जाता है। ये सोने के अंश जो है उसमें चले जाते हैं, क्योंकि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसने मिला दिया वो उस जैसा। तो पानी में सोने के अंश चले जाते हैं, वो डिजॉल्व हो जाता है। सोने का पानी अगर ठंड में अगर पिया जाए, अभी ठंड का समय 3 महीने अगर आप पिएंगे तो बहुत आपको कफ में उसके फायदे होंगे। तो ये भोजन के सूत्र मैंने आपको बताया, 10वां और 11वां सूत्र। भोजन का सूत्र जो है वो यहां से जब शुरू हुए तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भोजन कैसे पकाए। वाग्भट जी कहते हैं कि आपके भोजन को पकाते समय, जिस भोजन को पकाते समय हवा का स्पर्श, फैन की हवा नहीं, नेचुरल हवा का स्पर्श नहीं होता और सूर्य किरणों का स्पर्श नहीं होता, ऐसा भोजन विष समान है। तो
तो पहले क्या होता था, हमारी जो रसोइया और चूल्हे थे वो घर के बाहर थे। आज हम उसके ऊपर सिर्फ पानी गर्म करते हैं। या हमारे घर में जब भी किचन होते थे तो वो किचन जो है वहां पे सूर्य की किरणें लगती थी और हवा का स्पर्श होता था, ऐसी जगह पे सिगड़ी होती थी। मगर अब बंद हो गया वो सब चीजें। और जब हम खाना पकाते थे तो उसकी जो हंडी होती थी, खाना पकाने का जो बर्तन होता था, उसके ऊपर प्लेट जो है आधी खुली रखते थे, तो उसके अंदर सूर्य का स्पर्श और हवा का स्पर्श होता था। मगर अब आ गया हमारे देश में कुकर। हमने जब इसका पता किया कि ऐसे कौन सा बर्तन है कि जिसमें हवा का स्पर्श और सूर्य की किरणों का स्पर्श नहीं होता, तो पहला ही ऐसा बर्तन हमारे पास में आया और वो है कुकर। आप कू करके मर जाए इसलिए अंग्रेज लेकर आए। अंग्रेजों ने एल्यूमिनियम के बर्तन का ये बनाया है। हमारे देश में बॉक्साइट की बहुत सारी खदानें हैं। उस बॉक्साइट की खदानों से निकला हुआ ये बॉक्साइट और उससे बना हुआ एल्यूमिनियम, जब ये अंग्रेज लेकर गए तो उन्होंने देखा कि अपने साइंटिस्ट से पूछा कि इसमें खाना अगर पकाया जाए, इसको रखा जाए और इसमें परोसा जाए तो क्या होगा। तो वहां के साइंटिस्टों ने कहा कि देखो ये एयर प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। आप अगर इसको एरोप्लेन में यूज करेंगे तो वो कभी फटेगा नहीं, एक्सीडेंट होगा नहीं, वो एक्सपांड होगा, एयर प्रेशर को कंट्रोल करेगा। मगर आप इसमें खाना पकाएंगे, रखेंगे और खाएंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहली बीमारी होगी दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फिर होगा टीबी। टीबी के 3 प्रकार, एक्सटीआर मतलब एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंस, टीडीआर मतलब टोटल ड्रग रेजिस्टेंस और एमडीआर मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। इन तीनों में का एक भी अगर टीबी का पेशेंट हमारे बीच में अगर खांस दिया, खांसी आ गई, समझ लेना सबको टीबी हो गई, इतना डेंजर है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इस एल्यूमिनियम के बर्तन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जेल में। हमारे क्रांतिकारी वहीं पर रहते थे, वो उनको बंद करके रखा जाता था जेलों में अंग्रेजों के बहुत सारे सैनिक उनके पीछे लगा कर वो रखते थे। तो इन सैनिकों को उनको कम करना था। तो सैनिकों की संख्या कब कम होगी, जब इन लोगों की संख्या कम होगी। तो दमा हो जाए तो ये जेल तोड़कर भाग सकते नहीं, इसलिए सैनिक कम हो जाएंगे। मान लो कि ये भाग भी जाए और लोगों को जाकर जागरूक भी करेंगे तो कोई मेरे जितना देर अभी मैं भाषण दे रहा हूं या गा रहा हूं तो वो इतना देर गा ही नहीं सकता, क्योंकि दमा वाला व्यक्ति इतना देर बोल ही नहीं सकता, वो खांसते जाएंगे, उसके लंग्स जो है काम ही नहीं करेंगे। तो इसलिए उनको एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना दिया गया। और हमने जब आरटीआई से निकाला तो 75% हमारे जो क्रांतिकारी हैं वो जेल में टीबी, अस्थमा, दमा से ही मर गए। ये उनकी साजिश थी। अब उन्होंने हमारे घर में भेज दिया एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। जब आप घर में लाते हैं, उसमें खाना पकाते हैं, उसका कलर देखिए कुछ दिनों बाद चेंज हो जाता है, काला हो जाता है कुकर। तो ये काला हो गया तो वो व्हाइट वाली चीज गई कहां, वो सब आपके शरीर में गई। उसी ने ही आपको जो है दमा, अस्थमा और ब्रोंकियल अस्थमा, टीबी के रोग दे दिए। तो ये कुकर जितने जल्दी आप घर से निकाल दें, एल्यूमिनियम जितने जल्दी आप घर से निकाल दें, उतना ही अच्छा आपका स्वास्थ्य होगा। अगला सूत्र कि खाना कैसे खाएं। आजकल जो है हम लोग डाइनिंग टेबल हम लोगों ने लेकर आया है और डाइनिंग टेबल पर बैठकर हम लोग खाना खाते हैं। तो सबसे अच्छा खाना खाने के लिए आसन जो बताया गया है वो है आलथी पालथी मारकर बैठकर खाना। जिस तरह से मैं बैठा हुआ उस तरह से। जो बहुत मेहनत का काम करते, गड्ढा खोदने का काम या खेती का काम करते, दिन भर मेहनत का काम करते, वो उनके लिए बताया गया उकड़ू आसन। कोई कामगार अगर आपके घर में खाना कुछ काम करने के लिए आता है तो आप उसको बोलिए खाना खाइए, तो वो देखो कि वो टेबल पर कभी नहीं बैठेगा, आलती पालती मारकर बैठेगा ही नहीं। वो उकड़ू आसन में बैठकर जो है ना वो ऐसे हाथ में लेकर ही खाना नहीं इतने ठीक है, ऐसा वहीं पर ठीक हो जाता है। वो इसलिए नहीं कि उसको उसका शरीर बोलता है कि तुमने बहुत हेवी खाया है, तेरी मसल्स जो वो काम नहीं कर रही है, तेरे को इसी तरह से बैठेगा तभी डाइजेशन होगा। इसलिए हर किसान देखो हाथ में रोटी लेकर ऐसे ही उकड़ू आसन में बैठ कर खाता है। जापान जैसे देशों में लोग जो है वो वज्रासन में बैठकर खाते हैं। कई अरब देशों में, गरम देशों में वज्रासन में बैठकर खाना खाते हैं। मुस्लिम कंट्रीज में वज्रासन में बैठकर खाना खाते हैं या दोनों पैर ऐसे मोड़कर खाना खाते हैं। तो हमारे देश के लिए है कि हम आलती पालती मारकर बैठकर खाना खाएं, खड़े होकर तो बिल्कुल नहीं। खड़े होकर खाना खाना सिर्फ बताया गया है जानवरों के लिए। जो बफे सिस्टम आज मॉडर्नाइजेशन में आ गई, वो बफे सिस्टम नहीं है, वो बफेलो सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म है, बफे सिस्टम। भैंस जो है वो खड़े होकर खाना खाती है। हमने जिस दिन से परोसने वाली जो हमारा शैली थी, हमारा जो
एक संस्कृति थी परोसने की, वो बंद कर दी। जिस तरह से हम जानवरों के लिए खाना रख देते हैं वैसे खाना रख देते हैं और बस खा लो आ लो, जो ले लो खा लो। अगला सूत्र बताना चाहता हूं मैं आपको कि विष प्रधान भोजन कभी ना करें। जिनका स्वभाव विष समान है, ऐसा भोजन समान मात्रा में लेने पर आपको बहुत सारी तकलीफ हो जाएगी। तो ऐसे कौन से दो पदार्थ हैं जिनको मिलाने पर आपको एक विष निर्माण होता है? तो जैसे दही और नमक। दही और नमक सम मात्रा में, मतलब दही ले लिया आपने कटोरी भर के, उसमें थोड़ी सी एक चुटकी भर के अगर नमक डाल दिया तो उसके जो जीवाणु है दही के, वो आपके किडनी के रोगों को ठीक करने के लिए काम करते हैं। जो फर्मेंटेशन हुआ है दही का, तो वो फर्मेंटेशन वाले जितने भी जीवाणु हैं वो आपके किडनी के रोगों को ठीक करेंगे। मगर जैसे ही आपने उसमें नमक डाल दिया, वो जीवाणु मर गए। अब आप दही नहीं खा रहे, उनकी लाश खा रहे हैं जीवाणुओं की। तो दही और नमक जहर है। तो दही को गर्म करके आप खा सकते हैं, कड़ी बनाकर। उसमें कड़ी पत्ता डालेंगे तो वो भी किडनी के रोगों के लिए बहुत अच्छा है। अब सम प्रमाण में लेने वाले और कौन से जहर हैं सम प्रमाण में नहीं खाने चाहिए? तो वो है कि कोई भी मांसाहार अगर आप कर रहे हैं और उसके बाद में दूध कभी नहीं। आप अगर प्याज खा रहे हैं या प्याज की चीज कुछ खा रहे हैं तो उसके बाद में दूध कभी नहीं। आप अगर खट्टी चीज खा रहे हैं, मान लो कि आपने संतरा खा लिया, अभी संतरे का मौसम और उसके बाद में दूध पी लिया, वो कभी नहीं। आपको सफेद दाग करेगा, आपको कुष्ठ रोग हो जाएंगे, आपको त्वचा के रोग हो जाएंगे। फणस की सब्जी और दूध कभी नहीं। दही और उड़द की दाल कभी साथ में नहीं। आप बोलेंगे दही बड़ा तो खाते हैं, तो दही बड़ा साथ में कभी नहीं। दही के उसको गर्म करके खाने का नियम बताया गया है आयुर्वेद में। शहद और घी साथ में कभी नहीं, बहुत भयंकर से है। फिर आप बोलेंगे कि हम तो पंचामृत लेते हैं, तो पंचामृत में मैं आपको बताऊं कि पंडित जी जो है थोड़ा सा गौमूत्र डाल देते हैं। ये गो अमृत जो है 2-3 बूंद डालते ही उसका जहर खत्म हो जाता है और वो पंचामृत बन जाता है। तो ये सम मात्रा में भोजन कभी ना करें, ये जो विष प्रमाण है। अगला सूत्र बताता हूं कि प्रदेश विरुद्ध भोजन कभी ना करें। ये सब भोजन के सूत्र चलते हैं। तो प्रदेश विरुद्ध भोजन क्या होता है? मान लो कि आप महाराष्ट्र से केरला गए घूमने के लिए, वहां पे नारियल के तेल में जो है वो भोजन बनता है। वहां डोसा बनेगा तो नारियल के तेल में, इडली बनेगी नारियल के तेल में, चटनी बनेगी, सब्जी बनेगी, सब नारियल के तेल में, क्योंकि नारियल ही नारियल है। मगर आपको आदत है सेंगदाने का तेल खाने की, क्योंकि सेंगदाना महाराष्ट्र में बहुत होता है। आपने अगर वहां पर जाकर सेंगदाने के तेल में अगर आलू पराठा खा लिया, समझ लो कि आपका पेट खराब, आपका भोजन पचेगा ही नहीं। ये प्रदेश विरुद्ध भोजन। अगला सूत्र, काल विरुद्ध भोजन कभी ना करें। मैंने बताया था कि खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। खाना खाते समय पानी पीने की आदत उसी व्यक्ति को होती है जो चबा चबा कर भोजन नहीं करते, मुंह में ही उसका पेस्ट नहीं बनाते। तो खाना खाते समय पानी पीने की आदत है, तो सुबह अगर आप खाना खा रहे हैं तो उस समय आप खाने के साथ में ले सकते हैं किसी भी फल का रस, चाहे वह संतरे का हो, मौसमी का हो, नींबू पानी हो। संतरे का रस, ये 12 बजे तक का समय, संतरे किसी भी फल के रस का भोजन के साथ। अब 12 बजे के बाद शाम को 6 बजे तक समय शुरू होता है दही, लस्सी, छाछ। दही का समय शुरू हो गया, उसके पदार्थों का तैयार समय शुरू हो गया 6 बजे तक शाम को। शाम का भोजन अगर आप कर रहे हैं उसके साथ में आपको पानी की जगह पे कुछ भी लेना है, तो शाम को शुरू होता है दूध का समय। सुबह समय दूध का नहीं है। दूध को पचाने वाले कोई भी एंजाइम सुबह पैदा नहीं होते शरीर में, दोपहर को भी नहीं होते। शरबत को या फल के रस को पचाने वाले एंजाइम शाम को पैदा नहीं होते, दोपहर को नहीं होते। मगर हम कंटिन्यू वही गलतियां करते रहते हैं। इसको कहते हैं काल विरुद्ध भोजन कभी ना करें, समय विरुद्ध। अगला सूत्र मैं आपको बताना चाहता हूं